नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में लगातार हम आपको भारत, चीन और भारत के साथ साथ पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बता रहे थे। आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं जिनको हम छूने की कोशिश करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स भारत और चीन से भी जुड़ी हुई होंगी, लेकिन आज सबसे अहम बात होगी विकास की। एक ऐसे विकास की जिसे पॉजिटिव तौर पर नहीं देखा जा सकता। उसकी गिरफ्तारी उज्जैन से हुई, लेकिन इस पूरी गिरफ्तारी के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, एक्सक्लूसिव ये बताने की कोशिश करेंगे आपको। हर तरीके से, सिलसिलेवार ढंग से आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि विकास की गिरफ्तारी को लेकर के अहम मसला क्या है। इसके साथ साथ हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ विकास एक अकेला ऐसा शख्स नहीं है, एक अकेला गैंगस्टर नहीं है हिंदुस्तान में। इसके अलावा फहरिस्त काफ़ी लंबी है और हम आपको हरियाणा लिए चलेंगे और आप बताएंगे कि हरियाणा में आखिर कितने विकास। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रूबरू कराएंगे आपको कवर स्टोरी से। स्पेशल 7 की कवर स्टोरी के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से 7 स्पेशल स्टोरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आज आपको बताएंगे सबसे पहले विकास दुबे की कहानी कि आखिर किस तरीके से विकास दुबे एक गैंगस्टर बना और गैंगस्टर बनने के बाद उसकी फरारी से लेकर के गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी आपके सामने हम रखेंगे। इसके साथ साथ आपको एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से हम रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि हरियाणा में आखिर ऐसे कितने विकास हैं जिनको पुलिस की तलाश है। इसके साथ साथ बात भारत और चीन की भी करेंगे। एक तरफ अमेरिका ने कहा है कि भारत तुम्हारा जवाब नहीं, यानी कि पीठ थपथपा रहा है। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो हिंदुस्तान के साथ है। दूसरी तरफ भारतीय सेना अब उनके मोबाइल से 89 यानी कि 89 ऐप्स गायब होने वाले हैं, डिलीट करने होंगे इन 89 ऐप्स को। क्यों, क्या वजह है, ये भी आपको रूबरू कराएंगे। इसके साथ साथ राफेल की कुछ और खासियतों से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कि कुछ और ऐसी चीजें राफेल के बारे में जो आपको जाननी चाहिए, आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच किस तरीके से सीमा विवाद चल रहा है और कैसे अब चीनी सैनिक धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 16 यहां से अब सेना चीन की पीछे हट रही है। यह भारत के लिए जीत है, लेकिन इसके मायने समझने होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। स्पेशल 7 की पहली रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में आपको गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी से आज हम रूबरू कराने वाले हैं। फरीदाबाद से तकरीबन 14 से 15 घंटे का सफर करके वो उज्जैन पहुंच जाता है। तब ऐसे हालात में जब हर तरफ उसकी तलाशी हो रही है, उसकी पीछे पुलिस पड़ी हुई है, लगातार पुलिस दबिश दे रही है, ढूंढ रही है, इसके बावजूद वो 14-15 घंटे का सफर करके उज्जैन पहुंचता है, महाकाल के दर्शन करता है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये गिरफ्तारी है या आत्मसमर्पण। देखिए रिपोर्ट। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। जी हां, ये वही विकास दुबे है जिसे यूपी पुलिस, एटीएस और तमाम राज्यों के पुलिस दिन के भरे उजाले में भी दिया जलाकर ढूंढ रही थी। विकास की तलाश में शहर शहर, गांव गांव का चप्पा चप्पा छाना जा रहा था। इसी बीच छठे दिन की सुबह विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। बीते दिनों फरीदाबाद में विकास की मौजूदगी और अब एमपी में विकास की गिरफ्तारी, ऐसे में सवाल कई उठते हैं। दरअसल फरीदाबाद से महाकाल की नगरी उज्जैन की दूरी तकरीबन 774 किलोमीटर है। अगर हम फरीदाबाद उज्जैन के लिए बाय रोड जाते हैं तो हमें लगभग 15 घंटे लगेंगे। तो क्या इन 15 घंटों के दरमियान किसी पुलिस नाके से विकास नहीं गुजरा? और अगर गुजरा तो उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी? जिस विकास की पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी, वो विकास योजनाबद्ध तरीके से अपने प्लान को अंजाम दे रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही थी, क्योंकि 15 घंटे के सफर में उसने 2 राज्यों की सीमा पार की। ऐसे में उस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? सुर्ख सफेद फुल बाजू की टी शर्ट, ग्रे लोअर, मुंह पर मास्क लगाए ये शख्स कोई साधारण अपराधी नहीं है। ये वही विकास दुबे है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था और फिर फरार हो गया था। जिसके बाद से यूपी पुलिस और एटीएस के लिए विकास उनकी साख और नाक दोनों का सवाल बन गया था। इससे ठीक पहले विकास के 5 साथी मारे जा चुके हैं, जबकि 2 साथी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनमें से पुलिस के हाथों ढेर हुए विकास के साथियों का नाम है
प्रेम प्रकाश पांडे जो विकास का मामा था, अतुल दुबे जो विकास का चचेरा भाई था, अमर दुबे जो विकास का साथी था, प्रभात मिश्रा, रणवीर उर्फ बउवन, पुलिस की गिरफ्त में विकास के साथी दयाशंकर और श्यामू वाजपेयी। दरअसल गुरुवार के दिन की शुरुआत बउवन और प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर की खबर से होती है, लेकिन पुलिस का मेन टारगेट विकास अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। फरीदाबाद में बीते दिन विकास की मौजूदगी ने उसकी तलाश में लगी टीमों को और उलझा कर रख दिया था और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर कहां है विकास दुबे। इसके कुछ देर के बाद खबर आती है कि एमपी के उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। ये तो पुलिस के लिए ठीक उसी तरह था जैसे कहा जाता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ठीक उसी तरह विकास भी एमपी पुलिस की झोली में आकर गिर जाता है, लेकिन अभी भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यही वो विकास दुबे है, जिसके बाद खुद विकास दुबे को इसकी तस्दीक करनी पड़ती है कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। विकास की गिरफ्तारी के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर पुलिस वालों की पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। इसी बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये पूछा कि इसे गिरफ्तारी कहा जाए या फिर आत्मसमर्पण। खैर, सवालों के भवसागर से उलझी विकास दुबे के इस गिरफ्तारी में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि विकास दुबे अब पुलिस की कस्टडी में है। जिस विकास ने यूपी पुलिस समेत कई राज्यों के पुलिस को एकदम मुस्तैद कर दिया था, वो पुलिस की कस्टडी में है। जिस विकास दुबे ने कानपुर की मिट्टी को खाकी के खून से रंग दिया था, वो विकास अब पुलिस की गिरफ्त में है। जनता टीवी के लिए वैभव मिश्रा की रिपोर्ट। विकास दुबे की कहानी को जानने और समझने के बाद यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हिंदुस्तान में ऐसे और कितने विकास हैं, और खास तौर पर हम हरियाणा की बात करेंगे। आपको रूबरू कराते हैं कि हरियाणा में ऐसे कितने विकास हैं, पुलिस इनमें से कितने विकास के पीछे पड़ी हुई है और कैसे ये विकास पनप रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, संरक्षण आखिर किसका हासिल है। देखिए इस रिपोर्ट में। अपराध के विकास का सर्वनाश। हरियाणा की धरती पर कितने विकास। मोस्ट वांटेड अपराधी हैं। कुरुक्षेत्र में 12 मोस्ट वांटेड अपराधी हैं।
महेंद्रगढ़ में भी 12 मोस्ट वांटेड अपराधी हैं। पानीपत में 12 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं। रेवाड़ी में भी 12 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं। पंचकुला में 11 मोस्ट वांटेड बदमाश हैं। गुरुग्राम में 10 मोस्ट वांटेड बदमाश हैं और झज्जर में भी 10 मोस्ट वांटेड अपराधी घूम रहे हैं। स्टेट का कोई जिला ऐसा नहीं जहां अपराध के निशान ना हो। दिल्ली से लगते जिलों में तो बदमाशों की संख्या काफी ज्यादा है, हालांकि बाकी जिलों में मोस्ट वांटेड बदमाश कम है। तो ऐसे हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा सोनीपत में 34 बदमाश ऐसे हैं जो 5-5 हजारी हैं। सोनीपत में एक बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम है। मोस्ट वांटेड की सूची में एक दंपत्ति भी शामिल है। पंचकुला में इस दंपत्ति पर 50,000 का इनाम है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन 249 मोस्ट वांटेड अपराधियों में छोटे बदमाशों को शामिल नहीं किया गया है। अगर इन गुनहगारों को भी इस सूची में शामिल कर लें तो यह संख्या काफी बढ़ जाएगी। हालांकि बदमाश की बदमाशी और अपराधी की चालबाजी खत्म होने में वक्त नहीं लगता। रक्त रंजित करने वालों का भी सफाया होता है, बशर्ते पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में ना हो, क्योंकि कानपुर मुठभेड़ में सबसे बड़ा अगर किसी का दोष निकला तो वो पुलिस ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारत लगातार अपनी सीमा के पास सड़क का निर्माण कर रहा है और अब इसी कड़ी में बीआरओ की तरफ से हिंदुस्तान के आखिरी गांव, ये जम्मू के पास कठुआ में पड़ने वाले इस आखिरी गांव में 3 पुल का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन आज रक्षा मंत्री ने कर दिया। इसके साथ ही साथ ये भी साबित हो गया कि चाहे किसी भी तरीके का दबाव हो, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, हिंदुस्तान की तरफ से बीआरओ अपना काम कभी नहीं रोकती और लगातार वो पुलों का निर्माण कर रही है, सड़कों का निर्माण कर रही है, ताकि अगर स्थिति विपरीत होती है, बदलती है, तो ऐसे में सेना को वहां तक पहुंचाने में, सेना को वहां तक रसद पहुंचाने में, टैंक पहुंचाने में इन सड़कों का, इन पुलों का आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। हमारी सरकार की जम्मू कश्मीर के विकास में गहरी दिलचस्पी है। जम्मू कश्मीर और आर्म फोर्सेस के लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई अन्य विकास कार्य भी पाइपलाइन में हैं, जिन्हें उचित समय में घोषित किया जाएगा। जम्मू क्षेत्र में इस समय लगभग 1000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण का सिलसिला चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है यह निर्माण कार्य भी शीघ्र ही पूरा होगा। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मुझे यकीन है कि आधुनिक हाई कैपेसिटी रोड्स और ब्रिजेज के निर्माण से क्षेत्र में समृद्धि आएगी। सुना आपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो बता रहे हैं कि सरकार की विशेष दिलचस्पी जम्मू कश्मीर के विकास में है, जिसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
जम्मू कश्मीर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 नवनिर्मित पुलों का उद्घाटन किया। बीआरओ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और सेना के अन्य सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सेना प्रमुख नरवणे और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच भी लॉकडाउन घोषित होने के साथ ही बीआरओ ने 3 बड़े पुल और तैयार किए थे। इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में हैं, जिनमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फाडीवाला ब्रिज शामिल है। इसके अलावा 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर में हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नवीनतम तकनीकों और अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग से पिछले 2 वर्षों के दौरान 2200 किलोमीटर से अधिक सड़कों की कटिंग, लगभग 4200 किलोमीटर की सड़कों की सरफेसिंग और लगभग 5800 मीटर स्थानीय पुलों का निर्माण किया गया। इसके लिए मैं डीजी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन और उनकी पूरी टीम को मैं पुनः अपनी तरफ से बधाई देता हूं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी बीआरओ ने उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निरंतर काम किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अटल टनल पर काम पूरा होने वाला है और जल्दी ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। लद्दाख सीमा पर चीन से जारी तनाव के बीच 6 पुलों का उद्घाटन सीमा पर भारत की स्थिति को और मजबूत बनाएगा, जिससे सेना को फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचने में आसानी होगी और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन सभी 6 पुलों की लागत 43 करोड़ की है। तेज बरसात से पहले हो रहे इन पुलों के उद्घाटन से सीमा क्षेत्र में बसे गांवों और स्थानीय लोगों को फायदा होगा। जो पुल बना है तो इसका तो फायदा है, हमारे स्टूडेंट को फायदा है। जैसे कि हमें जम्मू में जाना होता था केवल कॉलेज के लिए या किसी पर पढ़ाई के लिए, तो हम ज़्यादा लेट हो जाते थे चढ़वाल से जाने के लिए, और इधर से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और हमारे हीरानगर, लालेजाक और ये तीनों का फ़ायदा ही है। पुल डिफेंस आते जाते हैं, इनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई। अब बॉर्डर के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जो बहुत खुशी का दिन आया जो हमारा इस टाइम जो पुल बना, हमारे लोगों को बहुत सुविधा है आने जाने की। जो लोग 3 जम्मू जा पाते थे वो अभी 2 जम्मू जा पाते थे इधर से, वो अभी 3 जा सकते हैं। जो हमारे लोग चढ़वाल से जम्मू 2 लोग जा सकते थे, अभी इधर से हमारे लोग 3 जम्मू पहुंचे जाते हैं उस किराए से। बीआरओ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के मुताबिक कुल 17 पुल बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 7 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 5 पुलों का निर्माण कार्य अगले महीने तक पूरा हो जाएगा और बाकी बचे पुल का काम मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। Today we inaugurated 6 bridges. 2 are in Jammu region and 4 are in the Akhnur region. Now the 2 which are in the Jammu region are part of the Parol Rajpura Jammu alternate highway. So on this we are making a total of 17 bridges. 6 are completed. 5 of them we will complete next month, and another 5 by March 2021. So all these bridges are being made much before time. And similarly on the Akhnur Punch road, there are total of 9 bridges. 5 we have already completed and 4 we have completed today. So all bridges, in all respect, these 2 roads will be completed by March 2021. चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का जाल बिछा रहा है और पुलों का निर्माण कर रहा है, ताकि सुरक्षा बलों की आवाजाही आसान हो सके। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि गर्व महसूस हो रहा है कि इन पुलों का निर्माण दुश्मन की ओर से लगते सीमा पर गोलीबारी के बावजूद समय पर पूरा कर दिया गया। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया था। इस फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब फौज में शामिल तमाम, चाहे वो बड़े अधिकारी हों या फिर छोटे स्तर पर सैनिक हों, उनके मोबाइल पर अब 89 ऐप नहीं होंगे। इनमें कई ऐप ऐसे हैं जो चीन से हैं, लेकिन कई ऐप ऐसे भी हैं जिनका चीन से कोई सरोकार नहीं है। मसलन फेसबुक भी अब फौजियों के मोबाइल में नहीं होगा।
इंस्टाग्राम फौजियों के मोबाइल पर नहीं होंगे, ट्रू कॉलर फौजियों के मोबाइल पर नहीं होंगे। इस तरीके से 89 ऐसे ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है वो वजह है आंतरिक सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो, और दूसरा हनी ट्रैप। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए हनी ट्रैप क्या होता है और कैसे इन ऐप्स को बैन करके आंतरिक सुरक्षा को, हमारी खुफिया जो जानकारी है उसको लीक होने से बचाया जा सकता है। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी और ट्रू कॉलर सहित कुल 89 मोबाइल ऐप सैनिकों के लिए पूरी तरह से बैन कर दिए हैं। इनमें वो 59 चीनी ऐप भी शामिल हैं जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने पूरे देश में बैन कर दिया है। स्पेशल 7 के पास सेना की ओर से जारी की गई वो लिस्ट है जिसमें सोशल मीडिया से जुड़े 89 ऐप को बैन करने की जानकारी दी गई है। इस लिस्ट में कैटेगरी के तहत ऐप बैन किए गए हैं, जैसे न्यूज से जुड़े डेली हंट और न्यूज डॉग पर पाबंदी लगाई गई है। म्यूजिक ऐप में हंगामा और songs.pk पर बैन लगाया गया है। इसी तरह से गेम्स, डेटिंग ऐप्स, मैसेजिंग ऐप पर भी पाबंदी लगाई गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब जैसे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए सेना को सिर्फ इसलिए छूट दी गई है ताकि वहां से जानकारी इकट्ठा की जा सके, लेकिन इन साइट्स पर सेना से जुड़ी किसी भी तरह की कोई संवेदनशील जानकारी साझा करने पर रोक लगाई गई है। इसके मद्देनजर 15 जुलाई से ये जानने के लिए सभी सैनिकों के मोबाइल फोन की वेरिफिकेशन भी की जाएगी कि क्या उन्होंने फोन से एप्लीकेशन हटाए हैं या नहीं। भारतवर्ष ने फौज को 89 ऐप्स को बंद करने के लिए आदेश दिए हैं। इसकी आवश्यकता यूं पड़ी कि सुरक्षा दृष्टिकोण से फौज जो है ज़्यादा ही संवेदनशील है और दुश्मन उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रखता है। इसीलिए सिविल क्षेत्र में केवल 59 है, लेकिन सेना क्षेत्र में 89 ऐप्स को किया गया है। चाइनीज इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है। आप लोगों ने रॉ का नाम सुना, मोसाद का नाम सुना, KGB का नाम सुना, MI का नाम सुना, लेकिन चाइना की इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। इन ऐप्स को बैन करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है देश की आंतरिक सुरक्षा। दरअसल जाने अनजाने इन सोशल मीडिया साइट्स पर जानकारी साझा करने से देश की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट्स के जरिए जवान हनी ट्रैप और जासूसी का शिकार भी लगातार बनते रहते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके बाद सोशल मीडिया मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई जा रही है, और इसीलिए सेना के सभी 14 लाख अधिकारियों और जवानों के लिए इन 89 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सैनिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें सिर्फ मोबाइल फोन से ऐप हटाने ही नहीं है, बल्कि अपने अकाउंट भी डिलीट करने होंगे। ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं और ये बहुत छोटे स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक काम करते हैं। इनके आदमी, चाहे वो ट्रेड यूनियन में हो, चाहे वो किसी नाई की दुकान या किसी शॉपकीपर या किसी ऑफिस में बाबू हो, इस प्रकार से इन लोगों की दखल बहुत व्यापक क्षेत्र में होती है, जिससे ये इंटेलिजेंस का काम करते रहते हैं। अब आपको आते हैं हम कि फौज में जो इन्होंने किया है उसमें कई चीज़ें आई हैं। फेसबुक की सिक्योरिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो फेसबुक के ऊपर हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ता है, और फेसबुक उन्होंने कई जगहों पर बंद किया है, क्योंकि फेसबुक से हो सकता है तमाम खबरें निकल जाएं। आपको बता दें कि सेना समय समय पर सोशल मीडिया से जुड़ी एडवाइजरी सैनिकों के लिए जारी करती रहती है, लेकिन इस बार सख्त लहजे में इन 89 मोबाइल एप्लीकेशंस को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर 15 जुलाई के बाद ये ऐप किसी सैनिक के मोबाइल फोन में पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। राफेल की कई खासियतें हैं जिसकी वजह से भारत ने इसे अपने वायुसेना के बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया है। वक्त कम है जब राफेल हिंदुस्तान की सेना में, हिंदुस्तान की वायुसेना में जुड़ जाएगा, लेकिन आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि राफेल की खासियत क्या है और राफेल की उड़ान और उसकी रफ्तार क्यों पूरा का पूरा विश्व उसका कायल है। फ्रांस से यह राफेल बहुत जल्द हिंदुस्तान आने वाला है।
गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हुई खूनी झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बढ़ने के मद्देनजर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। ऐसे में भारत की तीनों सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। फ्रांस से आ रहे हाईटेक लड़ाकू विमानों से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में कई गुना इजाफा होगा। वहीं राफेल को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करना और लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण देना शामिल है। वायुसेना ने 2 ठिकानों पर और रखरखाव सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राफेल मल्टी रोल फाइटर विमान है। परमाणु हमला करने में सक्षम है राफेल। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल 2230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फ्लाई कर सकता है। राफेल की रफ्तार के आगे दुश्मन के हौसले टिक पाना मुश्किल साबित हो सकते हैं। दगाबाज चीन हो या फिर नापाक पाकिस्तान, राफेल की आंधी इनको तबाह करने के लिए काफी है। तो इंतजार है बस राफेल के आने का। दुश्मनों सो जाओ, राफेल आ रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो स्पेशल 7 में आज हमने आपको कई एक्सक्लूसिव खबरों से रूबरू कराया और आपको यह बताने की कोशिश की कि आखिर हरियाणा में कितने ऐसे विकास हैं। आगे इस खबर पर हम लगातार फॉलो अप भी लेते रहेंगे और कोशिश है कि मुख्यमंत्री इस पर एक अपना स्टेटमेंट भी दें और वो बताएं कि आखिर इन विकास के लिए हरियाणा सरकार क्या कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ भारत और चीन के रिश्तों पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी हुई है। आज के लिए बस इतना है। स्पेशल 7 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।